हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले फर्स्ट फ्लाइट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने जो अपने पेपर में 12वां क्वेश्चन पूछे जाने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें 3 का आंसर देना है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 6 नंबर हमने कवर कर लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने 5 नंबर के क्वेश्चंस। कहने का मतलब अपनी पूरी बुक के जो भी बड़े क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें करेक्टर स्केच वगैरह है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनसे बाहर आने का चांस ना के बराबर है। ठीक है, इससे पहले जो भी आपके टॉपिक है वो सारे अपलोडेड है चैनल की प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन, स्टोरी वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ है आपको क्वेश्चन बैंक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना और आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये 13 नंबर पे आपके क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड पेपर में। ठीक है, अगला देखिए, अपने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिखिए कि लेंचो एक कठोर परिश्रमी किसान था। ठीक है, फार्मर था। ही वर्क लाइक एन ऑक्स, वो कैसे काम करता था, एक बैल के जैसे काम करता था। इन हिज फील्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में उसका बहुत भरोसा था। ही बिलीव्ड दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड वुड डेफिनेटली हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। उसे लगता था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और उसकी मदद करेंगे समस्या के अंदर। ठीक है, ही बिलीव्ड इन द ओनली हाउस lived in the only house in the entire valley which was located on the crest of a low hill। एक लो हिल यानी एक ऐसे अपने पहाड़ी थी, उसके ऊपर उसका एक अकेले का घर था वहाँ पे। ही हैड अ कॉर्नफील्ड, उसका एक मक्के का खेत था। ऑफ हिज ओन वेयर हीज 2 एल्डर सन्स हेल्प्ड हिम वाइल वर्किंग, और उसके 2 बड़े बेटे इनके साथ में मदद किया करते थे और ये छोटा सा एक परिवार वहाँ पे रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why did Lencho call the post office employees a bunch of crook? bunch of crook, ऐसा क्यों बोला था लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को? तो सुनिएगा, लेंचो वॉज अ सिंगल माइंडेड मैन। सिंगल माइंडेड मैन मतलब हो गया सीधी सी बात, जैसा दिखता था वैसा सोचता था और बोलता था। ठीक है, ही हैड अनवेवरिंग ट्रस्ट इन गॉड, उसका भगवान पे अटूट भरोसा था। ही थॉट दैट इफ ही रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी फॉर हिज हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड क्रॉप ही वुड हेल्प हिम। उसे लगता था कि वो भगवान से पैसे मांगेगा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई ओलों से, तो उसको पैसा ज़रूर मिलेगा। सो लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, तो उसने 100 पेसोज की डिमांड कर दी फ्रॉम गॉड। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कलेक्टेड 70 pesos after learning about the content of the Lencho's letter, as they wanted to help him out and keep his faith in God unimpaired। मतलब भगवान से भरोसा नहीं टूटे, इसलिए जो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर और जो पोस्ट मास्टर थे इन्होंने सब ने मिल के 70 pesos जो थे वो अरेंज कर दिए थे। ठीक है, बट वैन लेंचो रिसीव्ड इट, लेकिन लेंचो को जैसे ये पैसा मिला, ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस employees had stolen 30 pesos from the envelope and called them crooks। इसलिए उसने उनको क्रूक्स बोला कि ये बदमाश लोग हैं, बदमाशों की एक टोली है। ठीक है ना, ऐसे बोला क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भगवान को मैंने 70 का नहीं बोला, 100 का बोला और 70 दिए, इसका मतलब 30 किसी ने निकाल दिए क्योंकि भगवान तो गलती कर नहीं सकते। ठीक है, ये आंसर हम इसका लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? जो उनकी फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग थी वो उनकी एज और एक्सपीरियंस के साथ कैसे चेंज होती गई? तो आंसर क्या लिखेंगे? एज ही ग्रोअर ओल्डर, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीवुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। जैसे वो बड़े होने लगे, पहले उनको खुद की चाहिए थी आज़ादी और फिर उनको परिवार की फ्रीडम चाहिए थी अपना जीवन जीने के लिए। ठीक है, ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। बाद में उन्हें लगा कि वो सेल्फिश थे अपने बचपन में। ठीक है ना, ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग curtailed। उन्हें लगा कि सिर्फ उनकी ही आज़ादी curtailed नहीं कम की गई है, तो बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, जितने भी लोग ब्लैक मतलब उनके कलर के थे, काले रंग के थे, उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी। ठीक है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो हंगर ऑफ फ्रीडम थी, फॉर फ्रीडम थी, उनके जीवन इससे किस प्रकार से चेंज हो गया। तो देखिए, मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग curtailed बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। उसे लगा, शुरू में तो खुद की आज़ादी मान रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि ये सभी जो ब्लैक लोग हैं उनकी आज़ादी को curtail कर दिया गया था। The hunger of his own freedom gradually turned into hunger for the freedom of his people। जो खुद की आज़ादी के लिए भूख थी वो धीरे धीरे उनके लोगों की आज़ादी की भूख भी बन गई। This desire of non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man। इससे वो एक virtuous और self-sacrificing man बन गए, मतलब जो आत्म न्योछावर करने वाले व्यक्ति बन गए। ठीक है, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपने 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट का देखते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम वॉट। देखो, उसने जब भोजन का चित्र देखा ना सामने, कहने का मतलब उनकी माँ जब भोजन लेके आई तो उसके मन में अच्छा मैडन्ड यानी पागलपन हो उमड़ा, किसके अंदर, जो अपने पक्षी था। ठीक है ना, वॉट डज इट सजेस्ट, ये क्या दिखाता है, क्योंकि सीगल ने जब उसकी माँ की चोंच में वो फूड देखा तो पागल हो गया। वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लू, और किस वजह से वो आखिर में उड़ पाया। तो चलिए देखते हैं आंसर। दिस सजेस्ट द साइट ऑफ फूड मेड द सीगल फॉरगेट हिज फियर। जब इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो वो अपने डर के बारे में भूल गया। ठीक है, एंड मोटिवेटेड हिम टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, और इससे वो मोटिवेट हुआ पहली उड़ान भरने के लिए। व्हेन ही सॉ हिज मदर कैरिंग द फूड इन हर बेक टैम्पटिंग हिम, जब उसने अपनी माँ की चोंच में वो फूड देखा तो टैम्पटिंग हिम, उसे लालच आया। द हंगर ओवर पावर्ड, और भूख इतनी ज़्यादा थी, ओवर पावर हो गई उसके फियर के ऊपर, भय के ऊपर। एंड ही डाइव्ड एट द फिश विदाउट फियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी परिणामों की चिंता किए बिना वो उस भोजन पे टूट पड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। स्टॉर्म में जब एरोप्लेन उड़ा रहे थे उस समय अपने नरेटर का एक्सपीरियंस क्या था वो बताइए। चलिए बताते हैं। एज द पायलट, जो नरेटर है अपने, एंटर द स्टॉर्म, जैसे तूफान में प्रवेश किया, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, उनका प्लेन जंप और इधर उधर मतलब ट्विस्ट करने लगा, घूमने लगा। He could not see anything outside the plane as it was black, क्योंकि हर तरफ ब्लैक था तो बाहर उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। When he looked at the compass, जब उन्होंने कंपास के सामने देखा जो डायरेक्शन शो करता है, and other instruments they had stopped functioning, वो सभी ने काम करना बंद कर दिया था। Due to the storm, और इस तूफान के चलते, it was a terrible and fearsome experience for him, और ये इस सारे तूफान की वजह से उनके लिए एक भयानक और डरावना एक्सपीरियंस था। Then he saw another black aeroplane by his side, तभी उन्हें एक और काला एरोप्लेन दिखाई दिया। And the pilot of the plane signaled him to follow, और उसका जो पायलट था उसने सिग्नल किया उनको फॉलो करने का। It was a surprise for the narrator as the other black aeroplane had no lights, अगला जो एरोप्लेन था उसके भी कोई लाइट नहीं थी। He followed him without any choice, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो अपने राइटर ने उनका पीछा किया। एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और सुरक्षित वो रनवे पे उतर गए। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपने चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। एना सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। एना कहती है, एना का ऐसा मानना था कि टीचर्स होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिनके बारे में कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता। और ये भी बताइए कि जो अपने मिस्टर कीजिंग थे वो क्या अनप्रेडिक्टेबल थे। तो चलिए आंसर देखते हैं। एना फेल्ट दैट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज डम। एना का ने महसूस किया कि उसकी जो क्वार्टर ऑफ क्लास, मतलब 1/4 जो पार्ट है क्लास का वो डम है, मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता। एंड शुड बी केप्ट बैक एंड नॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, उनको वापस उसी क्लास में रखा जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। हाउ एवर सी ऑल्सो फेल्ट, और उसका ये भी मानना था दैट टीचर्स वॉज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, और उसका ये मानना था कि जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल पर्सन होते हैं इस धरती पे। मिस्टर कीजिंग वॉज सीन एज अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज, और मिस्टर कीजिंग भी ऐसे ही नज़र आते थे क्योंकि
क्यों? क्योंकि बिकॉज ही सीम्ड टू बी डिफरेंट इनडिफरेंट टूवर्ड्स एनाज बिहेवियर, वो एना के बिहेवियर से इनडिफरेंट थे, मतलब काफ़ी निराश थे, उदास, या आप कह सकते हैं परेशान नजर आते थे। फर्स्टली ही लाफ्ड एट हर बट अलाउड एना टू टॉक इन द क्लास आफ्टर रीडिंग हर एसेज, वो उनको है ना एज ए वर्क ऐसे दिया करते थे। लास्ट में वो उनको, शुरू में तो उन पे गुस्सा आता था, लेकिन लास्ट में एना पे वो गुस्सा होना बंद कर दिया और उसको क्लास में बात करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर कीजिंग, इनका करेक्टर स्केच लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, मिस्टर कीजिंग वॉज एन ओल्ड फैशन टीचर ऑफ मैथ्स इन एना फ्रैंक्स स्कूल, ये इस स्कूल के अंदर बहुत ही मतलब मैथ्स के ओल्ड फैशन टीचर थे। ही वॉज रादर स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट एंड डिडंट अलाउ मच टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में ज़्यादा बात करने का अवसर नहीं देते थे। ही वॉज अनॉयड विद एना एज सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्लास में क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते थे उससे वो नाराज़ रहते थे। बीइंग इरिटेटेड ही गेव सेवरल वार्निंग्स टू हर, इरिटेट होने के कारण बहुत सारी वार्निंग दी। अल्टीमेटली ही असाइंड हर टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स, लास्ट में उन्होंने उसे एक ऐसे लिखने को दिया चैटर बॉक्स पे। एट द एंड ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड मैन, फिर वो लास्ट में बदल भी गए। ही अलाउड एन टॉकिंग एंड नेवर असाइंड हर एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अगेन, फिर बाद में उसको कभी वापस होमवर्क नहीं दिया। तो इस बारे में उनका करेक्टर स्केच इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं अपने, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें कुर्ग जो अपने हैं उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन इट बी सेड दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर मैन ऑफ वेलोर, वेलोर यानी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही शान और शौकत वाले लोग हैं, कहाँ के? कुर्ग के, आप कैसे कह सकते हैं? चलिए देखते हैं आंसर। देर आर सम इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस यानी होते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है, दैट शो दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर मैन ऑफ वेलोर, किस प्रकार से? दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, एक तो ये मजबूत और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लोग रहते हैं, ठीक है ना, होते हैं। और क्या करते हैं? इट इज सेड, और ये कहा जाता है, दैट दे वर रिलेटेड टू अलेक्जेंडर्स आर्मी, कहते हैं कि अलेक्जेंडर आर्मी से ये आए थे। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल दे सेटल्ड हियर इन कुर्ग, और जब उनका जाना मुश्किल हुआ तो इन्होंने यहीं पे सेटल हो गए, कुर्ग में ये सेटल हो गए। द कुर्ग रेजिमेंट इन वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट होते हैं जिसमें ये लोग शामिल होते हैं, इनके नाम से ही वो रेजिमेंट है। जनरल करियप्पा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और जनरल करियप्पा भी जो पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो भी कुर्ग से ही थे। ही वॉज ए कुर्ग, ठीक है। दे आर द ओनली पर्सन हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस इंडिया, और जो हथियार वगैरह होते हैं इनको बिना लाइसेंस रखने की अनुमति होती है, और किसी को भी ये परमिशन नहीं है। Thus it can be said the people of Kurg are men of valor, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो जो कुर्ग के आदमी जो होते हैं वो वेलोर से भरे होते हैं, यानी बहुत ही मजबूत तगड़े लोग होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन अपना, मजबिल, जो चैप्टर है वो है मजबिल द ऑटर, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड टू इंग्लैंड, मिज को ट्रांसपोर्टेड है ना इंग्लैंड कैसे किया गया? तो देखिए, एज पैट्स वर नॉट अलाउड ऑन ब्रिटिश एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइंस में पैट्स अलाउड नहीं थे, ठीक है। मैक्सवेल जो ऑथर है अपने, हैड टू बुक अ टिकट ऑन अ डिफरेंट एयरलाइन फ्रॉम इराक टू पेरिस एंड देन पेरिस टू लंदन, as directed by the airlines. The author had to put Midge in a box that was not more than 18 इंचेज स्क्वायर, 18 इंचेज स्क्वायर से बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए, और बॉक्स वो कैरी कर सकते थे। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट हिज फीट, द ऑथर पुट मिज इन द बॉक्स an hour before his flight so that he could get accustomed to it, इस प्रकार से वो इसको ले आए थे, ठीक है ना। ये उनका ट्रांसपोर्टेशन रहा था अपने इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। अगला है, मैडम राइड्स द बस, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ वैली, वैली का करेक्टर स्केच आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे? वैली वॉज अ वेरी courageous, sensitive, self respecting and इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ये सारे गुण उसमें थी, बहादुर थी,
सेंसिटिव थी, सेल्फ रेस्पेक्टिंग थी और इंटेलिजेंट गर्ल वो थी, ठीक है। सी वॉज ओनली 8 years old, वो 8 साल की थी, बट बिहेविंग लाइक अ मोर मैच्योर वुमन देन हर एज, लेकिन उसकी उम्र से ज़्यादा वो मैच्योर थी, जैसा कि आमतौर पे बच्चे होते नहीं हैं, लेकिन ये उस प्रकार से थी। शी वॉन्टेड टू राइड अ बस, वो बस में सवारी करना चाहती थी। सो शी स्टार्टेड कलेक्टिंग वेरी पेनी कम टू हर बाय अवॉइडिंग एवरी टेम्पटेशन फॉर बाइंग टॉयज़ एंड अदर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए क्या किया, वो थोड़े थोड़े पैसे बचाया करती थी। टेम्पटेशन यानी थोड़ा थोड़ा उसको जो लालच होता था, खिलौने नहीं खरीद कर और चीज़ें नहीं खरीद कर वो पैसे बचाती थी ताकि वो बस में यात्रा कर सके। अगला क्वेश्चन है, वॉट डिड वैली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, कौन सी चीज़ें जो उसने रास्ते में देखी जिसे देखकर उसे हंसी आई। तो आंसर लिखेंगे, वैली सॉ अ यंग काउ, उसने एक गाय देखी। द टेल वॉज हाई इन द एयर रनिंग वेरी फास्ट राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जो कि उसके सामने ऐसे भाग रही थी और पूंछ हिला रही थी। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन, और वो पूंछ हिला के दौड़ रही थी और जो ड्राइवर था वो हॉर्न बजा रहा था, सो दैट द काउ वुड मूव अवे, ताकि वो गाय है वो हट जाए सामने से। बट द काउ बिकेम मोर फ्राइटन्ड एज द ड्राइवर केप्ट साउंडिंग द हॉर्न, लेकिन जैसे ही उसने हॉर्न बजाया गाय जो थी वो और ज़्यादा डर गई। एंड स्टार्टेड रनिंग फास्टर, और तेज़ भागना उसने शुरू कर दिया। दिस ऑल सीम्ड वेरी फनी एंड मेड विली लाफ, और इसको देख के बहुत फनी लग रहा था, इसके कारण विली को हंसी आ गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सरमन एट बनारस, ठीक है। What sights of suffering did Prince Siddharth see and why did he leave his palace and family? ऐसी क्या चीज़ें थी जो जो प्रिंस सिद्धार्थ थे इन्होंने देखा, ऐसी क्या बुरी घटनाएं थी जो देखी जिसके कारण उन्होंने बाद में महल छोड़ दिया और परिवार भी छोड़ दिया। तो देखते हैं आंसर क्या लिखेंगे। वन डे ही वेंट आउट फॉर हंटिंग, एक दिन प्रिंस जो सिद्धार्थ थे वो घर छोड़ के मतलब हंटिंग के लिए जा रहे थे, ठीक है ना, घर छोड़ेंगे नहीं अभी, बाद में छोड़ेंगे। At that time he came into contact with the sufferings of the world, तब उन्हें दुनिया में जो दुख होते हैं ना, सफरिंग कष्ट होता है ना, उनका सामना हुआ। पहले क्या देखा, फर्स्ट ही सॉ अ सिक मैन, सबसे पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन ही सॉ एन ओल्ड मैन, फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, मतलब एक अंतिम यात्रा देखी, अंतिम संस्कार वाली यात्रा देखी, ठीक है, जिसमें लोग किसी मुर्दे को लेके जा रहे थे। In the end he saw a monk begging for alms, फिर उन्होंने देखा कि एक जो मॉन्क था वो बेगिंग कर रहा था, मतलब कुछ चीज़ें मांग रहा था, ठीक है ना। आर्म्स यानी जो खाने के लिए चीज़ें मांगी जाती हैं, भीख वगैरह, उसे, है ना। ऑल दिस मेड हिम सैड, ये चीज़ें देखकर सिद्धार्थ बहुत ही निराश हो गए। ही न्यू दैट देयर आर सफरिंग्स इन द वर्ल्ड, उन्हें लगा कि दुनिया में तो बहुत ज़्यादा दुख है। ही लेफ्ट हिज पैलेस, महल छोड़ दिया, एंड फैमिली छोड़ दी, टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरो और द वर्ल्ड, ही बिकेम अ बेगर, उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो घर छोड़ के चले गए और एक मॉन्क बन गए, सन्यासी बन गए, ठीक है ना। अगला जो है पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, ठीक है। आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं, प्रॉपर मिल रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अपने इसी के जो द प्रपोजल है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।